Hello, everybody. Welcome to our YouTube channel Excellent Classes. My name is Tulika, your biology educator. So, friends, हमने अपने लास्ट के लेक्चर में रेस्पिरेशन का पोर्शन कवर किया था, राइट? तो नाउ इट्स टाइम टू कवर ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन क्या है, कैसे होता है, किसके थ्रू होता है? विल कवर ईच एंड एवरीथिंग, राइट? विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन? वी नो कि हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म हो रहा है. मेटाबॉलिज्म में केमिकल रिएक्शंस चलती है ना? तो उस रिएक्शन के थ्रू बहुत सारे यूजफुल एंड वेस्टफुल प्रोडक्ट्स बनती है. दोनों ही प्रोडक्ट को उनके टारगेट एरिया तक पहुंचाना होता है. यूजफुल टू मेंटेन द लाइफ एक्टिविटीज, जो भी आगे की फर्दर रिएक्शंस है. मान लो कि कहीं पे टिश्यू रिपेयर हो रहा है, कहीं पे टिश्यू की ग्रोथ हो रही है, तो उन सारी चीजों के लिए उन प्रोडक्ट्स की यूज आती है. एंड वेस्टफुल, जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है, उसे हमने फाइनली एलिमिनेट करना होता है. तो दोनों ही प्रोडक्ट्स को या सब्सटेंसेस को टारगेट एरिया से पहुंचाना होता है. अब जो कुछ हायर कॉम्प्लेक्स एनिमल्स है, जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स, हमारे पास प्रेजेंट है एक प्रॉपर सर्कुलेटरी सिस्टम और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, है ना? उसके अंदर आता है हमारे पास ब्लड वैस्कुलर सिस्टम एंड लिम्फेटिक वैस्कुलर सिस्टम. हायर प्लांट्स है, उनके अंदर आता है जाइलम एंड फ्लोएम. अलग अलग ऑर्गेनिज्म की अलग अलग काइंड की ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होती है. अब प्लांट्स में तो ब्लड नहीं दौड़ सकता ना, तो उनके पास ब्लड वैस्कुलर सिस्टम तो होती ही नहीं है, तो जाइलम एंड फ्लोएम होती है. हमारे पास जाइलम फ्लोएम नहीं है, हमारे पास एक प्रॉपर सर्कुलेटरी सिस्टम है ना? एंड जो सिंपल ऑर्गेनिज्म है, कुछ डिफ्यूजन के थ्रू भी अपना ये काम कर सकते हैं, है ना? आगे हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है. तो ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म, cells produce useful and wasteful products. Useful substances need transport to other cells while harmful ones must be eliminated. Higher animals have a circulatory system for transporting both to target areas. आगे की स्लाइड में हमारे पास है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स. तो ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे पास है ब्लड वैस्कुलर सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम. इन दोनों का अलग अलग रोल है, अलग अलग फंक्शंस है. जो हमारे पास ब्लड वैस्कुलर सिस्टम है ना, ये यूजफुल सब्सटेंसेस को थ्रू आउट द बॉडी पहुंचाएगा, है ना? इसके अंदर प्लाज्मा आती है, इसके अंदर ब्लड सेल्स आती हैं. उनकी फंक्शंस क्या है, वील कवर आगे की स्लाइड्स में, है ना? लिम्फेटिक सिस्टम, ये इसके पास है lymph vessels एंड lymph nodes. इसका जो मेन रोल है ना, इट इज इन्वॉल्व इन इम्यून रिस्पॉन्स एंड फ्लूइड बैलेंस. तो पहले तो ये जानो यहाँ पे कि ये लिम्फ बनता कैसे है. ये लिम्फ क्या बला है? तो लिम्फ ना हमारे बॉडी में प्रेजेंट है कैपिलरीज. हर टिश्यूज, हर सेल्स को सराउंड करती कैपिलरीज, ताकि डिफ्यूजन काफी आराम से हो पाए. उन कैपिलरीज में ना कॉन्स्टेंटली फ्लूइड की लीकेज हो रही होती है, और वो फ्लूइड जाएगा कहाँ? तो सेल्स, जो टिश्यूज की इंटरस्टिशियल सेल्स है ना, उनके बीच की जो गैप्स है, वहां पे जाता है हमारे पास वो फ्लूइड. अब वो जो फ्लूइड है वही बनाता है लिम्फ. लिम्फ में सिर्फ फ्लूइड नहीं होता, प्रोटीन्स, जो भी सेल से, मान लो कि किसी सेल से, किसी टिश्यू सेल से वो चीज बाहर आ गया, प्रोटीन कहीं गलती से बाहर आ गया, तो वो भी लिम्फ बना लेगा. ठीक. तो और इम्यून रिस्पॉन्स में वो कैसे हेल्पफुल होता है? तो इम्यून रिस्पॉन्स में लिम्फ जो है ना, वो ह्यूज अमाउंट में उसके पास प्रेजेंट है लिम्फोसाइट्स. बी एंटी लिम्फोसाइट्स का रोल होता है इम्यून सिस्टम में टू फाइट अगेन इन्फेक्शंस. हमारे बॉडी को वो पावर देती है इन्फेक्शंस के अगेंस्ट लड़ने की. हमारे बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल्स आ गए, हमारे बॉडी में किसी बैक्टीरिया या वायरस की वजह से इन्फेक्शन हो गया है, तो उसके अगेंस्ट फाइट करने की पावर प्रोवाइड करता है हमारे पास लिम्फ, क्योंकि उसके पास है लिम्फोसाइट्स. ठीक है, तो वो तो बात हो गई इम्यून रिस्पॉन्स की. फ्लूइड बैलेंस कैसे करता है? तो जो फ्लूइड कॉन्स्टेंटली उसमें एक्यूमुलेट हुआ है, उसे वापस से वो ब्लड स्ट्रीम में भेज देगा, हेंस मेंटेनिंग द फ्लूइड बैलेंस. आगे की स्लाइड्स में हम जाएंगे, एंड आगे की स्लाइड में हमारे पास है ब्लड, है ना? ब्लड, ब्लड का नाम सुनते ही हमारे ब्रेन में जो इमेज आती है वो आती है रेड कलर की फ्लूइड. तो रेड कलर की फ्लूइड वो है क्यों? क्योंकि हमारे ब्लड में प्रेजेंट है हीमोग्लोबिन नाम का एक सब्सटेंस. हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन रेड क्यों होता है, रेड कलर क्यों देता है? क्योंकि ये एक आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है.
आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है, इसके वजह से हमारे ब्लड में कलर आता है रेड, है ना। ये हीमोग्लोबिन का होता है मेन रोल। यही हीमोग्लोबिन है जो यूजफुल प्रोडक्ट्स को टारगेट एरिया तक लेके जाएगा। यही हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन को भी ट्रांसपोर्ट करवाएगा। यही हीमोग्लोबिन है जहां से वेस्ट प्रोडक्ट और कार्बन डाइऑक्साइड की कलेक्शन होती है फॉर देयर रिमूवल। अब हमारे ब्लड में प्रेजेंट क्या क्या है, तो ब्लड में होता है प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। प्लाज्मा जो कि एक फ्लूइड पार्ट है, लिक्विड पार्ट है, वो अकेला 55% ऑफ द वॉल्यूम लेके बैठा होता है ब्लड का। रेस्ट 45% होता है ब्लड सेल्स, है ना। प्लाज्मा में प्रेजेंट है प्रोटीन्स, ग्लूकोज और भी अलग अलग काइंड की नाइट्रोजनस सब्सटेंस, कुछ शॉल्ट्स भी प्रेजेंट होती हैं। ब्लड सेल्स क्या है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, इनका नाम आपने सुना होगा। आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स और रेड ब्लड सेल्स और इराइथ्रोसाइट्स, एंड डब्ल्यूबीसी और वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स और वाइट ब्लड सेल्स और ल्यूकोसाइट्स, एंड मेरे पास प्रेजेंट है प्लेटलेट्स। मतलब हम सभी के पास प्रेजेंट है प्लेटलेट्स। तो ब्लड में है प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। प्लाज्मा जो कि एक स्ट्रॉ कलर्ड की लिक्विड पार्ट है जो अकेला 55% बनाएगा ब्लड वॉल्यूम का। इसके पास प्रेजेंट है प्रोटीन्स, शॉल्ट्स, ग्लूकोज एंड कुछ नाइट्रोजीनस कंपाउंड्स। ब्लड सेल्स includes RBC, WBC and platelets. RBC, RBC, okay. Functions हम देखेंगे. It transport nutrients, it transport excretory products, it transport oxygen and carbon dioxide. It also regulate pH, body temperature, protects against diseases. क्यों भाई? इसके पास है ना ये white blood cells, डिसीजेस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। आरबीसीज बेसिकली हीमोग्लोबिन नाम की जो है ना पिगमेंट, वो आरबीसी से सिचुएटेड होती हैं, तो उसके थ्रू ही पूरा ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो भी चीज़ें ट्रांसपोर्ट हो रही है या फिर है ना ऑक्सीजन अगर रेगुलेट हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट हो रही है, तो वो उसके थ्रू ही होती है, ठीक है। आरबीसी के बारे में अगर हम कुछ देखें तो आरबीसी की जो शेप है वो बाइकॉन्केव शेप होती है। एंड हमें याद रखना है कि मेच्योर आरबीसी में, मतलब जब आरबीसी मेच्योर हो जाएगी तो उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं रहता। आरबीसी की जो लाइफ स्पैन होती है वो होती है 120 डेज की, है ना, ओनली फॉर 120 डेज। एंड वाइट ब्लड सेल्स जिसको हम लोग ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, ठीक है, इसकी काम बस यहाँ पे देख लो। एंड प्लेटलेट्स क्या है, तो प्लेटलेट्स ना आप ऐसे समझो कि जब हमारे बॉडी में कोई कट लगता है, ब्लड निकल रहा होता है, कुछ टाइम के बाद वहां पे खुद एक कोगुलम सा, मतलब एक ब्राउनिश सा कुछ बन जाता है ना, क्लॉट सा, जहां से ब्लड की फ्लो रुक जाती है वहां पे जस्ट कुछ टाइम के बाद, लाइक 1-2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट के बाद वहां पे हम देखते हैं कि कुछ ब्राउनिश सा, रेडिश ब्राउन टाइप कुछ कोगुलम, और जिसे हम क्लॉट भी कह सकते हैं, वो बन जाता है। तो दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स में हमारे कुछ ऐसे फैक्टर्स प्रेजेंट है जो ब्लड के क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ठीक। आगे चलते हैं हम लोग। आगे क्या है, आगे है हार्ट। हार्ट को हम लोग पंपिंग इंजन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये हार्ट ही एक वो ऑर्गन है जो हमारे पूरे बॉडी के लिए ब्लड पंप करवाता है, ठीक है। हार्ट की साइज की अगर हम बात करेंगे तो इट इज इक्वल टू द साइज ऑफ अ फीस्ट। एक मुट्ठी के बराबर होता है उसका साइज, है ना। और ये दोनों ही लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है। इट इज स्लाइटली टिल्टेड लेफ्ट, ओके। हमारे हार्ट के आउटर कवरिंग पे प्रेजेंट है एक प्रोटेक्टिव शीथ जिसे हम लोग पेरिकार्डियम भी कहते हैं, पेरिकार्डियम ही कहते हैं, है ना। और वो डबल लेयर्ड होती है, तो पेरिकार्डियम के बीच में प्रेजेंट होता है फ्लूइड जिसे हम लोग पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। जिसे हम लोग ना, ये फ्लूइड है ना विच कंटेन्स फ्लूइड, इस फ्लूइड को हम लोग पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। ये करवाता क्या है, देखो वॉल्स है ना, मेम्ब्रेनस शीट है। जब हार्ट पंप कर रहा होगा
तो वहाँ पे फ्रिक्शन प्रोवाइड होता है। हो सकता है कि उस फ्रिक्शन की वजह से वॉल्स रप्चर कर जाए। वो चीज़ ना हो इसके लिए उन दोनों वॉल्स के बीच में प्रेजेंट है फ्लूइड विच इज पेरिकार्डियल फ्लूइड, और ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। जब हार्ट पंप कर रहा होता है, अपना काम कर रहा होता है, पंपिंग कर रहा होता है, उस बीच किसी टाइप की फ्रिक्शन ना हो, उसे रिड्यूस करवाता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। ओके, तो ह्यूमन हार्ट के पास 4 चेम्बर्स है, 2 आर्टरियाज एंड 2 वेंट्रिकल। ठीक है, आर्टरियाज अपर सेक्शन में प्रेजेंट है, वेंट्रिकल्स लोअर सेक्शन में प्रेजेंट है। 2 ताकि वो 4 में से 2 ऑक्सीजन रिच ब्लड की ट्रांसपोर्टेशन कर पाएगा, और 4 में से 2 डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की ट्रांसपोर्टेशन करवाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है कि जो चेम्बर्स है उसमें से एट्रिया अपर होती है और 2 वेंट्रिकल्स होती हैं जो लोअर साइड पे प्रेजेंट होता है। तो एट्रियाज ना, याद रखेंगे, जो एट्रियाज है हमारा वो हमेशा रिसीविंग का काम करेगा, वेदर ऑक्सीजन रिच या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इनकी बस रिसीविंग की काम होती है एट्रियाज की, और वेंट्रिकल्स पंप करवाते हैं, है ना। तो इस वजह से जो एट्रिया है ना उसके वॉल्स काफी पतली होती है एज कंपेयर टू वेंट्रिकल्स, क्योंकि वो रिसीव कर रहे हैं ना ब्लड को, वो पंप तो नहीं करवा रहे, तो उनको कुछ ऐसा खास प्रेशर का जरूरत नहीं होता, तो उनके वॉल्स आर कंपैरेटिवली सेफर। बट वेंट्रिकल्स, उनको पंप करवाना होता है, तो पंप करवाने के लिए हाई प्रेशर की जरूरत होती है, हाई प्रेशर वहाँ क्रिएट होता है, और इसी हाई प्रेशर की वजह से उनके वॉल्स रप्चर ना कर जाए, इस वजह से उनकी वेंट्रिकल्स की जो वॉल है वो काफी मोटी होती है कंपैरेटिवली एट्रिया के कंपैरिजन। ठीक है, पढ़ते हैं कि यहाँ लिखा क्या है। तो atria, the upper chamber that receives blood, walls of atria are thin to receive blood through veins. Okay, ventricles, the lower chambers that pump blood to organs. Ventricles have thicker walls to pump blood with high pressure. हाई प्रेशर की वजह से वेंट्रिकल्स की जो वॉल है वो थिक होती है एज कम्पेयर टू एट्रिया। एट्रिया में किसी टाइप की प्रेशर की, कुछ खास हाई प्रेशर की जरूरत नहीं होती, वो पंप नहीं करवा रहा होता ब्लड को, वो सिर्फ रिसीव कर रहा होता है, इस वजह से उनकी वॉल्स आर कंपैरेटिवली सेफर, मतलब रप्चर से ना, रप्चरिंग से कंपैरेटिवली सेफर एज कम्पेयर टू वेंट्रिकल्स। हम लोग थोड़ा सा हार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं कि यहाँ हार्ट की डायग्राम में क्या लिखा है ना। चलो देखो, ये हमारे पास ये क्या है, ये लंग्स। ठीक है, लंग से ही आ रहा होगा ऑक्सीजन रिच ब्लड। ये जो 2 अपर चेम्बर्स है, लेफ्ट एट्रियम एंड राइट एट्रियम, और 2 लोअर चेम्बर है, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ होती है लोअर चेम्बर, लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, तो देखो ये पल्मोनरी वेन है, ये ऑक्सीजन रिच ब्लड लेकर आती है हमारे पास लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में। ये लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जाता है, यहाँ पे कुछ वॉल्व्स प्रेजेंट होती है। वॉल्व्स क्यों प्रेजेंट होता है, ताकि ब्लड जो आया है वो वापस ना चला जाए, बैकफ्लो को रोकने के लिए प्रेजेंट है वॉल्व्स। ठीक है, ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच वॉल्व्स है, और राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में वॉल्व्स है, ताकि ब्लड की बैकफ्लो ना हो जाए, इसे रोकने के लिए वॉल्व्स की प्रेजेंस होती है। तो पल्मोनरी वेन जो है वो लंग से ऑक्सीजन रिच ब्लड लाता है लेफ्ट एट्रियम के पास। ये लेफ्ट एट्रियम उसी ब्लड को ट्रांसपोर्ट करवाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, और वहां पे एओर्टा, लेफ्ट वेंट्रिकल से कनेक्टेड है एओर्टा। एओर्टा को हम लोग मेन आर्टरी भी कहते हैं, है ना, मेन आर्टरी, मेन आर्टरी और मेजर आर्टरी। ठीक है, इस एओर्टा के थ्रू हमारे बॉडी के टिश्यूज में ब्लड की ट्रांसपोर्टेशन होती है। अब बॉडी में ब्लड की ट्रांसपोर्टेशन हुई, कुछ वेस्टेज बना, उस वेस्टेज को लेकर आएगा हमारा वीना कावा। वेना कावा क्या है, मेन वेन। जैसे एओर्टा था मेन आर्टरी, वैसे वेना कावा है मेन वेन। ये वेना कावा ब्लड को लेकर आएगा राइट एट्रियम में,
राइट एट्रियम से वो ब्लड जाएगी राइट वेंट्रिकल एंड देन राइट वेंट्रिकल से कनेक्टेड होती है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वो ब्लड वापस से लंग्स में एंड देन वहां पे वापस से प्योरिफिकेशन चलती है। कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, आई नो हार्ट की स्ट्रक्चर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है, उसे समझना थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, बट हम लोग यहाँ कोशिश करेंगे कि इजिली हम लोग समझ जाए, है ना। चलो याद रखेंगे कि लेफ्ट एट्रियम के पास ऑक्सीजन रिच ब्लड लेकर आती है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन ब्रिंग्स ऑक्सीजन रिच ब्लड, है ना। पल्मोनरी वेन ब्रिंग्स ऑक्सीजन रिच ब्लड टू लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम में वो ब्लड आई, वहां पे प्रेजेंट है वॉल्व्स। कहाँ पे? लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है वॉल्व्स। क्यों? ताकि बैक फ्लो ना हो जाए ब्लड की। ओके, लेफ्ट वेंट्रिकल से वही ब्लड गया मेरे पास लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। लेफ्ट वेंट्रिकल से कनेक्शन होती है एओर्टा की और मेन आर्टरी, एंड यही है वो एओर्टा जो, देखो हमें यहाँ पे सिर्फ एक मेन आर्टरी दिख रहा है, बट ऐसा होगा तो नहीं, ये एओर्टा आगे जाके ना बहुत सारे एट्रियोल्स में ब्रांच कर जाएगा, ठीक है। जो उसकी एक्सटेंसिव ब्रांचिंग होती है ना, उसे हम लोग आर्ट्रियोल्स कहते हैं। तो वहां पे एओर्टा फाइनली डिवाइड्स इनटू न्यूमरस ऑफ ब्रांचेस व्हिच इज टर्म्ड एज एट्रियोल्स। एट्रियोल्स के थ्रू, एओर्टा के थ्रू फाइनली ब्लड गया टिश्यूज में। टिश्यूज में फंक्शंस चला, जो भी ब्लड है ऑक्सीजन लेकर आया, उसने यूज किया, टिश्यू सेल्स ने यूज किया, CO2 बनाया। अब ये CO2 वेना कावा और मेन वेन जो कि हमारे टिश्यू से कनेक्टेड है, वो लेकर आएगा वो ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पे लिखेंगे कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट। ओके, ये ब्लड लेकर आएगा राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से वही ब्लड आएगा राइट वेंट्रिकल एंड देन राइट वेंट्रिकल से कनेक्टेड है पल्मोनरी आर्टरी, जो फाइनली वो चीज लंग्स में लेके जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में लेके जाएगा, वहां पे फर्दर प्योरिफिकेशन की काम चलेगी। इसे हम लोग क्लियरली ना लिख लेते हैं। तो पल्मोनरी वेन क्या करता है? Pulmonary vein brings O2 rich blood. Aorta branches further. Vena cava or main vein carries deoxygenated blood. Pulmonary artery carries deoxygenated blood to lungs for purification. For purification, right? अब आई गेस ये क्लियर होगा आप लोगों को। आगे बढ़ेंगे हम लोग। एंड आगे है ब्लड वेजल्स। तो ब्लड वेजल्स ना ये 3 तरीके की होती है। अब ये होती क्यों है? तो ब्लड ऐसे तो नहीं फ्लो करेगा, उसके पास एक पर्टिकुलर ट्यूब्स होती हैं, वो उसके थ्रू फ्लो करता है, ठीक है। जो हम लोग देखते हैं ना हमारे बॉडी में, ये ग्रीन एंड ब्लू टाइप की कुछ तो दिख रही है ट्यूब्स, यहाँ पे दिखती है हमें, तो वो वेन्स होता है। रेड टाइप की जो दिखती है वो आर्टरीज होता है। कैपिलरीज
उनके बीच होता है फॉर डिफ्यूजन, है ना। तो ये 3 तरीके की होती है। ब्लड फ्लोज थ्रू ट्यूब्स कॉल्ड ब्लड वेजल्स। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ ब्लड वेजल्स, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. It they connect to form a continuous closed system. इस तरीके से होता है, ये देखो. Let's suppose कि ये आर्टरी है. Let's suppose कि ये हमारा आर्टरी है. यहाँ पे कोई टिश्यूज प्रेजेंट है, यहाँ पे कोई टिश्यू है, एंड ये वेन है. ओके. और इनको सराउंड कर रही होती है कैपिलरी. इन्हें सराउंड कर रही होती है कैपिलरी. एक पर्टिकुलर डायग्राम, एक अच्छा सा डायग्राम बुक में होगा. आई नो ज्यादा कुछ खास नहीं बना है, बट ऐसा ही एक सिस्टम होता है कि ये आर्टरी है, ये आर्टरी है, ये वेन है, एंड जो ग्रीन पार्ट हमें दिख रहा है ये कैपिलरी है. कैपिलरी आर्टरी और वेन को कनेक्ट करने का काम करती है. तो ये मेरे पास है एक क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. ये है क्लोज्ड. अच्छा, हमने ना क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम इसीलिए बोला है क्योंकि इस सर्कुलेटरी सिस्टम में ट्यूब्स की प्रेजेंस होती है. ऐसे भी कुछ एनिमल्स है, ऐसे भी कुछ ऑर्गेनिज्म है जिनके सर्कुलेटरी सिस्टम में ट्यूब्स नहीं होती. मतलब उनकी जो ब्लड है ना वो डायरेक्टली सारे ऑर्गन्स में पहुंच जाएगी. डायरेक्टली द ऑर्गन्स आर बैथेड इनटू ब्लड. तो वो होती है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. हमारे पास जो ह्यूमन बींग्स में है, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में, वो होता है क्लोज्ड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीज ट्यूब्स. ये कनेक्ट करती है ना एक दूसरे को, इसलिए क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम बनाती है. आर्टरी, हमेशा ही याद रखना है कि आर्टरी का काम है लेकर आना. तो वो ब्लड को लेकर आएगा, टिश्यूज में देगा, है ना, वहां पे फंक्शंस चलेंगी. देन वीन्स के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आती है लो प्रेशर में. यस. ऑर्गन्स में, ऑर्गन्स, ये ना ऑर्गन्स, ऑर्गन्स, चलो दूसरे कलर से देख लेते हैं. ऑरेंज, ऑर्गन्स, राइट. ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स में जाती है, फिर ये कैपिलरीज में जाएंगी एंड देन डिफ्यूजन होगी इसकी ब्लड स्ट्रीम में. फिर हीमोग्लोबिन इसे कैरी करके लेके जाएगा एल्वेलाई के पास. फिर फाइनली ये अगर CO2 है तो वो वहां से चला जाएगा, है ना. दर दर है तो उनकी अदर अदर फंक्शंस भी होती है. आगे हम लोग देखेंगे कि लिखा क्या है. आर्टरीज, थिक मस्कुलर इलास्टिक वॉल्स टू विथस्टैंड हाई प्रेशर. अब ब्लड आ रही है तो हाई प्रेशर में होगी तो इनकी वॉल्स मोटी होती हैं. It carry oxygen rich blood from the heart to organs except the pulmonary artery. अब pulmonary artery को क्यों बोला है कि except the pulmonary artery? अगर हम हार्ट की डायग्राम याद करें तो जो pulmonary artery थी वो कर क्या रही थी, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती थी, और pulmonary vein ये ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करता था. इसीलिए यहाँ लिखा है except the pulmonary artery. Veins. Veins have thinner walls than arteries and they carry blood at low pressure. इसलिए उनकी जो walls होती है वो पतली होती है as compared to arteries. Walls होती हैं, again walls होती हैं to prevent backflow. Veins collect deoxygenated blood from organs back to the heart except the pulmonary vein. अब pulmonary vein में ऑक्सीजन रिच ब्लड है तो उस वेन को छोड़ के सारे ही ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करेगा और हार्ट में जाके पहुंचा देगा कि अब तो प्योरिफिकेशन कर इसकी. कैपिलरीज का क्या काम है? कैपिलरीज ना स्मॉल वेजल्स होती है, काफी छोटी छोटी. मैंने तो बहुत बड़ा बनाया है. कैपिलरीज बहुत ही छोटी छोटी वेजल्स होती है, बेसिकली 1 सेल थिक वॉल्स होती हैं. इसका कुछ खास काम नहीं है, खास तो है, बहुत खास काम है. ये मटेरियल एक्सचेंज करवाता है बिटवीन ब्लड एंड सराउंडिंग सेल्स. मैंने बताया था कि एल्व्यूलाई, जब हमने रेस्पिरेशन पढ़ा था तो एल्व्यूलाई के पास भी कैपिलरी था ऑक्सीजन और CO2 की डिफ्यूजन के लिए. तो इसका काम है मटेरियल की एक्सचेंज करवाना ब्लड एंड सराउंडिंग सेल्स में, राइट. आगे के स्लाइड में हम लोग जाएंगे. नाउ
Circulation in animals and lymph. Birds and mammals have four-chambered heart, separating oxygenated and deoxygenated blood from efficient oxygen supply. फिश के पास टू चेम्बर्ड हार्ट है. टू चेम्बर्ड मतलब एक आर्टरी होगी, एक वेंट्रिकल होगी, वहां कोई सेपरेशन नहीं होती है, हेंस ब्लड की मिक्सिंग हो जाएगी, है ना. एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के पास में थ्री चेम्बर्ड हार्ट है. डबल सर्कुलेशन वहां चलती है, लेकिन जो वहां पे ब्लड है ना माइन्यूट है ना, वहां पे माइन्यूट ब्लड की डिफ्यूजन मतलब मिक्सिंग हो जाएगी, क्योंकि है तो वो थ्री चेम्बर्ड ही. डबल सर्कुलेशन का मतलब कुछ नहीं होता. डबल सर्कुलेशन वगैरह जो हमने हार्ट के डायग्राम में पढ़ा था कि एक बार पूरे बॉडी में ऑक्सीजन रिच ब्लड की ट्रांसपोर्टेशन होगी, देन ऑर्गन से, और एक बार सेकेंड टर्म में ऑर्गन से जो वेस्टेज ब्लड है मतलब डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसकी ट्रांसपोर्टेशन होगी बैक टू दी हार्ट. ये जो दो पाथवे है ना, आर्ट एक बार रेड वाली जो हमने देखी थी हार्ट के डायग्राम में, रेड साइड एंड देन ब्लू साइड, वो था डबल सर्कुलेशन. एक बार तब जब लंग्स से, हार्ट से ऑक्सीजन रिच ब्लड पूरे ऑर्गन्स में जाएगी, और दूसरी बार तब जब ऑर्गन से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू दी हार्ट जाएगी फॉर प्योरिफिकेशन, फॉर प्योरिफिकेशन. नाउ lymph. lymph क्या है? Another fluid involved in transportation. तो बोला था हमने कि ब्लड, प्लाज्मा, प्रोटीन्स अगर ये टिश्यू सेल से स्केप कर जाए, बाहर की तरफ आ जाए, तो वो लिम्फ बनाता है. लिम्फ में फ्लूइड का पार्ट कैपिलरी से कॉन्स्टेंटली लीकेज हो रही फ्लूइड बनाती है, राइट. उसका काम क्या था? उसका काम था इम्यून रिस्पॉन्स एंड फ्लूइड बैलेंस करना, है ना. ओके. लिम्फ करता क्या है? देखो इंटेस्टाइन ना, हमारा जो इंटेस्टाइन है उसमें ना लिम्फ विलाई, लाइक लेक्टियल विलाई हम लोग कहते हैं, वो प्रेजेंट है. वो लेक्टियल विलाई ना डाइजेस्टेड फैट को एब्जॉर्ब करता है. देखो, lymph carries digested fat from the intestine and excess fluid from extracellular spaces back into the blood. extracellular सेल्स की बाहर वाली स्पेसेस जो है वहां से फ्लूइड, अगर एक्स्ट्रा फ्लूइड है एंड जो इंटेस्टाइन से डाइजेस्टेड फैट है उसे वो वहां से एब्जॉर्ब करेगा और वापस से ब्लड स्ट्रीम में भेजेगा. तो हमारे इंटेस्टाइन में ना कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होती है लेक्टियल विलाई, है ना. लेक्टियल विलाई, लेक्टियल विलाई, और यही है वो जो डाइजेस्टेड फैट को एब्जॉर्ब करती है, राइट. एंड जो भी एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेसेस से एक्सेस फ्लूइड है उसे वापस ब्लड स्ट्रीम में भेजने का काम होता है लिम्फ का. ओके. आगे हमारे पास फोर चेम्बर्ड हार्ट. तो बर्ड्स और मैमल्स के पास होती है फोर चेम्बर्ड हार्ट, जहाँ पे ऑक्सीजन रिच एंड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड की कंप्लीट सेपरेशन हमें देखने को मिलती है. वहाँ डबल सर्कुलेशन चल रहा होता है विदाउट द मिक्सिंग ऑफ ब्लड. अगेन डबल सर्कुलेशन एक बारी तब जब ऑक्सीजन रिच ब्लड पूरे ही ऑर्गन्स में ट्रांसपोर्ट करवाएगा, और दूसरी पाथवे होती है जब ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे बैक टू द हार्ट जाएगा फॉर प्योरिफिकेशन. तो ये होता है डबल सर्कुलेशन, है ना. उसके बाद आता है टू चेम्बर्ड हार्ट जो फिशेस में देखने को मिलती है. फिशेस में ना एक आर्टरी होगी, एक वेंट्रिकल होगी, तो वहां पे ब्लड की मिक्सिंग हो जाती है क्योंकि कोई सेपरेशन नहीं है, कोई वॉल्स, कोई सेप्टा प्रेजेंट नहीं है. जो वॉल्स होती हैं उसे हम लोग सेप्टा कहते हैं. तो कोई वॉल, कोई सेप्टा प्रेजेंट नहीं है, तो वहां पे ब्लड की मिक्सिंग होती है, वहां सिंगल सर्कुलेशन चलता है ना. देखो, ब्लड पासिंग थ्रू द हार्ट वंस पर साइकिल, और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ये सिंगल सर्कुलेशन है. एक ही बार हार्ट से सिर्फ एक ही बार ब्लड पास करेगी, इसीलिए वो सिंगल सर्कुलेशन है. कॉम्प्लेक्स ना करते हुए हम लोग समझेंगे. देन थ्री चेम्बर्ड हार्ट. थ्री चेम्बर्ड में दो आर्टरिया, एक वेंट्रिकल, ठीक है. यहाँ पे डबल सर्कुलेशन तो चल रहा होता है, लेकिन जैसा मैंने पहले बताया था कुछ माइन्यूट अमाउंट में ब्लड की मिक्सिंग हमें देखने को मिलती है. सेप्टाज है बट एक ही वेंट्रिकल है ना, तो कुछ ब्लड की मिक्सिंग देखने को मिलती है, ऑल्दो यहाँ पे चल रहा होता है. अच्छा, यहाँ एक एक्सेप्शन पॉइंट है जो हम ध्यान में रखेंगे. यहाँ लिखा है एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स.
तो रेप्टाइल्स के अंदर आता है हमारे पास क्रोकोडाइल भी, बट क्रोकोडाइल में ना 4 चेम्बर्ड हार्ट होती है। तो ये एक्सेप्शन पॉइंट है, मैं यहाँ पे लिख दूं, मैं यहाँ पे लिख रही हमारा एक्सेप्शन। एक्सेप्शन वो क्या है कि क्रोकोडाइल इज अ रेप्टाइल but it is having but it is having 4 chambered 4 chambered heart। तो ये एक्सेप्शन जो हम लोग ध्यान में रखेंगे, ये एक्सेप्शन है हम लोग ध्यान में रखेंगे कि क्रोकोडाइल रेप्टाइल तो है बट इसके पास 4 चेम्बर्ड हार्ट है, क्योंकि एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में तो 3 चेम्बर्ड हार्ट थी। क्रोकोडाइल एक रेप्टाइल है, उसके पास 4 चेम्बर्ड हार्ट है, उसके पास प्रॉपर डबल सर्कुलेशन चलेगी विदाउट मिक्सिंग ऑफ ब्लड, और इसीलिए हम लोग इसे एक्सेप्शन बुलाते हैं। आगे की स्लाइड में चले। आगे की स्लाइड में है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के पास एक प्रॉपर सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होती है ना, दे लैक अ रेगुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम लाइक एनिमल्स, बट उनके पास फूड बनती है, CO2 है, वाटर है, सब कुछ है, वो अदर पार्ट्स में भी तो ट्रांसपोर्ट करवाना है, तो उनके पास प्रेजेंट है जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम का काम होता है वाटर एंड मिनरल्स की ट्रांसपोर्टेशन करवाना सॉइल से टू अदर पार्ट्स, और फ्लोएम का काम होता है ट्रांसलोकेशन करवाना, और जो फूड बना है, जो फोटोसिंथेसिस की प्रोडक्ट है, जो फूड बना है, उसे लीव्स से अदर पार्ट्स तक लेकर जाना। ठीक है, they make food from CO2 and water in their leaves and take minerals from the soil. Short distances, जो छोटे छोटे प्लांट्स है ना, श्रब्स हर्ब्स, छोटे छोटे प्लांट्स है, डिस्टेंस काफी कम होती है, तो डिफ्यूजन के थ्रू वो ये काम कर लेते हैं। बट जो बड़े बड़े प्लांट है, ट्रीज है ना बड़े बड़े, उनमें डिफ्यूजन के थ्रू तो काम होगा नहीं, काफी लंबा टाइम लग जाएगा, तो उनमें प्रेजेंट होता है वैस्कुलर सिस्टम, जाइलम एंड फ्लोएम। ये जो जाइलम एंड फ्लोएम है, ये जो हमारा जाइलम एंड फ्लोएम है, ये वैस्कुलर सिस्टम के अंदर आता है, ये होता है वैस्कुलर सिस्टम। वैस्कुलर सिस्टम ऑफ प्लांट्स तो हायर प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। ओके, ये काम कैसे करते हैं देखते हैं। जाइलम, इट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, और फ्लोएम का काम होता है फोटोसिंथेसिस प्रोडक्ट्स यानी कि फूड लीव से लेके अदर पार्ट्स तक लेके जाने के लिए इसका काम होता है फ्लोएम का। राइट, आगे की स्लाइड में वील कवर। अब देखो आगे की स्लाइड में हमारे पास वाटर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स। तो कैसे होता है देखो, जाइलम टिश्यूज है ना, जाइलम टिश्यूज के अंदर ट्रैकीड्स एंड वेजल्स नाम की सब्सटेंसेस होती हैं, ट्रैकीड्स एंड वेजल्स। तो ये वेजल्स जो है ना वो इंटरकनेक्टेड होती हैं एक दूसरी से, एंड ट्रैकीड्स देखो लिख दूं मैं, चलो जाइलम के अंदर है वेजल्स, जाइलम वेजल्स एंड ट्रैकीड्स। ये इनकी होती है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। जाइलम एंड ट्रैकीड्स की होती है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, रूट्स में, स्टेम्स में, लीव्स में, हर जगह पे। ओके, जिसके थ्रू रूट से पानी या फिर मिनरल्स जो है वो अदर पार्ट्स तक पहुंचता है। ओके, ट्रैकीड्स की जो स्ट्रक्चर होती है ना वो स्पिंडल शेप होती है इस तरीके से, मतलब कि लेट मी ट्राई, इस तरीके से, मतलब टेपर एंड
स्पिंडल शेप टाइप की होती है ट्रैकीड की स्ट्रक्चर, और जाइलम वेसल्स तो नॉर्मल हमारा सिलेंड्रिकल टाइप हो जाता है। यस, परफोरेटेड वॉल्स होती हैं इसकी, राइट। चलो आगे देखें। Then it forming continuous water conducting channels, interconnected vessels and trachees and roots, stems and leaves forming continuous water conducting channels. At the roots, cells take up ions, creating a difference between soil and root. देखो रूट के पास सॉइल से आयंस ले लेता है हमारे रूट सेल्स, तो रूट्स एंड सॉइल्स के बीच में प्रेजेंट हो जाता है, बन जाता है, क्रिएट हो जाता है एक डिफरेंस, एंड इसी डिफरेंस को एलिमिनेट करने के लिए हमारे रूट सेल्स रूट से वाटर मॉलिक्यूल्स भी इनटेक कर लेते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स भी ले लेते हैं, राइट। और इस वजह से ही एक वाटर कॉलम बन जाता है जो फर्दर वाटर मॉलिक्यूल्स को ऊपर की तरफ लेते जाएगा, खींचते जाएगा, जिसे हम ट्रांसपिरेशन या फिर वाटर लॉस फ्रॉम स्टोमाटा भी कहते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स इन टू वाटर मूव, इट ऑल्सो हेल्प्स मूव वाटर अप। कैसे? देखो लीव्स में प्रेजेंट है गार्ड सेल्स, गार्ड सेल्स में है स्टोमाटा। अब स्टोमाटल पोर जब खुलता है ना, तो वहां से कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स भी ट्रांसपायर कर जाता है, जिसे हम लोग ट्रांसपिरेशन कह रहे हैं। तो वो वाटर मॉलिक्यूल्स ऊपर से ट्रांसपायर हो रहे हैं इन्वायरमेंट में, और नीचे से वो खींचे जा रहे हैं। तो वो ट्रांसपिरेशन भी हेल्प करता है वाटर की कंडक्शन के लिए। एक तो ये कि एक तो हमारा क्या था कि रूट्स और सॉइल्स के बीच में एक डिफरेंस क्रिएट हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ द इनटेक ऑफ आयंस फ्रॉम रूट्स, राइट, फ्रॉम द सॉइल्स। रूट्स में सॉइल्स के थ्रू इनटेक हो जाती है आयंस की, जहां पे सॉइल और रूट्स के बीच में एक क्रिएट हो जाता है ग्रेडियंट का। उस डिफरेंस को, उस ग्रेडियंट को एलिमिनेट करने के लिए रूट सेल्स वाटर भी इनटेक कर लेंगे, जिस वजह से एक प्रॉपर कंटिन्यूअस वाटर कॉलम की फॉर्मेशन होती है, और वाटर मॉलिक्यूल वन बाय वन ऊपर की तरफ मूव करेंगे। इस चीज में हेल्प करता है ट्रांसपिरेशन भी, ट्रांसपिरेशन और वाटर लॉस फ्रॉम स्टोमाटा। लीव्स में प्रेजेंट है गार्ड सेल्स में है स्टोमाटल पोर, और स्टोमाटल पोर जब खुलती है गैसियस एक्सचेंज के लिए, तो वहां पे वाटर मॉलिक्यूल्स भी ट्रांसपायर कर जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स भी एलिमिनेट होती है वहां से, और जिस वजह से नीचे एक प्रेशर क्रिएट होता है, एक फोर्स क्रिएट होता है, जो फर्दर वाटर मॉलिक्यूल्स को ऊपर की तरफ लेकर आएंगी। तो हम देखते हैं किस किस चीज की कंट्रीब्यूशन होती है। रूट प्रेशर, अगेन वही है कि आयंस टेकन अप बाय रूट सेल्स क्रिएट अ प्रेशर डिफरेंस, और इसे एलिमिनेट करने के लिए क्या होता है, रूट वाटर ले लेगा सॉइल से। देन वाटर अपटेक, वाटर एंटर्स रूट्स टू इक्वलाइज कॉन्सेंट्रेशन। इस चीज को, रूट प्रेशर को इक्वलाइज करने के लिए वाटर की अपटेक होती है। ट्रांसपिरेशन पुल, इट इज water loss from stomata which creates a suction force। अब यहां देख सकते हैं कि लीव्स में हो रही है ट्रांसपिरेशन, इट क्रिएट्स टेंशन दैट पुल्स अप द वाटर, है ना। लीव्स में प्रेजेंट है गार्ड सेल्स, अगेन गार्ड सेल्स इन स्टोमाटल पोर खुलेगी, किस लिए खुलेंगी, गैसियस एक्सचेंज के लिए खुलेगी। वहां पे वाटर भी ट्रांसपायर करेगा, वाटर की ट्रांसपिरेशन की वजह से वहां एक टेंशन क्रिएट होती है, जो फर्दर रूट से वाटर मॉलिक्यूल्स को ऊपर की तरफ भेजेगा, है ना। वाटर वेपर भी होता है ना, वाटर वेपर के थ्रू निकलता है ट्रांसपिरेशन, वाटर वेपर के थ्रू भी वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर आती है। तो उन सबको एलिमिनेट करने के लिए वाटर, एक टेंशन जो क्रिएट है ना, वाटर की मॉलिक्यूल्स नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगी। ये जो अच्छा देखो, रूट से ना वाटर ऊपर की तरफ जा रही है, अगेंस्ट ग्रेविटी हो रही है, against the gravity, so water is pulled against the gravity। ये है roots, और root से ही water की absorption, I mean to say कि roots ही water की absorption करता है soil से। I guess ये आपको काफी अच्छे से clear होगा। Now हमारे पास है transport of food and other substances। तो food की transportation को हम लोग कहते हैं translocation, है ना, और इसके लिए प्रेजेंट है हमारे पास फ्लोएम। फ्लोएम बाई डायरेक्शनल फ्लो करवाता है। बाई डायरेक्शनल क्यों, लीव्स में बना है, तो जरूरी थोड़ी है उसके ऊपर के पार्ट को ही सिर्फ खाना चाहिए, नीचे भी कुछ पार्ट्स है, स्टेम्स है, ब्रांचेस है, उनको भी तो खाना चाहिए। तो फ्लोएम की काम होती है बाई डायरेक्शनल फ्लो करवाना, राइट। ट्रांसलोकेशन विच इज अ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड और फोटोसिंथेसिस प्रोडक्ट्स फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द सेल्स, और वो होती है बाई डायरेक्शनल फ्लो, राइट। चलो पढ़ते हैं।
ट्रांसलोकेशन क्या है? इट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ soluble photosynthesis products which is the sugar from leaves to other plant parts via phloem. via का मतलब है through phloem, via का मतलब है through phloem. फ्लोएम सिर्फ शुगर ही नहीं बट एमिनो एसिड्स को भी ट्रांसपोर्ट करवाएगा और कुछ अदर सब्सटेंसेस को भी ट्रांसपोर्ट करवाएगा टू स्टोरेज ऑर्गन्स, टू फ्रूट्स, टू सीड्स एंड जो भी ऑर्गन वहां की ग्रो कर रही होती है, लीफ अगर बढ़ रही है, स्टेम से अगर बढ़ रही है तो वो ग्रोइंग ऑर्गन्स है, ठीक है। ट्रांसलोकेशन होता क्या है सीव ट्यूब्स में विद कंपेनियन सेल? बेसिकली ना जो सीव ट्यूब्स है, सीव ट्यूब्स के फंक्शन को मेंटेन करता है कंपेनियन सेल। सीव ट्यूब्स में ना न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, तो उसकी सारी फंक्शन को मेंटेन करता है कंपेनियन सेल, राइट, बोथ अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स। इसी को मैंने कहा था कि बाय डायरेक्शनल फ्लो होता है, फूड की बाय डायरेक्शनल फ्लो होती है। बाय डायरेक्शनल फ्लो ऑफ फूड, राइट। इस चीज को करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ट्रांसलोकेशन हो इसके लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। इट क्रिएट्स ऑस्मोटिक प्रेशर एंड मूविंग वाटर इनटू इट। अब जरूरी नहीं है कि ट्रांसलोकेशन है तो खाना की ट्रांसपोर्टेशन होगी, वाटर भी कुछ अमाउंट में ट्रांसपोर्ट होता है वहां पे। देखो फोटोसिंथेसिस, सॉल्युबल प्रोडक्ट्स आर क्रिएटेड इन द लीव्स। हमें पता है कि जो लीव्स है वो किचन ऑफ द सेल है, लीव्स किचन है, लीव्स किचन है, राइट। किचन में बना खाना, खाना किचन से हर अदर पार्ट्स तक जाएगा वाया फ्लोएम। अब होती है ट्रांसलोकेशन। खाना बना किस फॉर्म में? शुगर के फॉर्म में, सुक्रोज, सुक्रोज के फॉर्म में ये ट्रांसपोर्ट होती है। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है भी है, टू ट्रांसफर सुक्रोज। देखो सुक्रोज को ऐसे याद रखो कि सुक्रोज जो है ना वो ट्रांसपोर्टेबल फॉर्म है, ट्रांसपोर्टेबल फॉर्म। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि सुक्रोज ट्रांसपोर्टेबल फॉर्म है? देखो शुगर का फॉर्म स्टार्च भी हो सकता है, लेकिन स्टार्च क्या था, हमने पहले के लेक्चर्स में पढ़ा है, न्यूट्रिशन के टाइम पे हमने पढ़ा था कि सेल्स, प्लांट की सेल्स जहाँ पे खाने की जरूरत है, मतलब उसे कुछ एक्टिविटी करना है, ग्रोथ में पार्टिसिपेट करना है, फिर कुछ भी, वो खाना यूज कर लेगा, जितना उसे जरूरत है वो उतना ही यूज करेगा। जो एक्स्ट्रा अमाउंट में खाना बचा है उसके पास, वो वेस्ट तो नहीं करेगा ना, वो अपने अंदर स्टोर कर लेगा इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो स्टार्च स्टोरेज की फॉर्म होती है, शुगर की स्टोरेबल फॉर्म है, बट सुक्रोज शुगर की ट्रांसपोर्टेबल फॉर्म है। जो शुगर है, जो किचन ऑफ द लीव, जो किचन ऑफ द सेल मतलब की लीव्स है, वहां पर जो फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट है, मतलब कि जो हमारी शुगर्स है, वो सुक्रोज के फॉर्म में होगी और उसी फॉर्म में वो ट्रांसपोर्ट होती है वाया फ्लोइंग। एनर्जी की कंटिन्यूस यूज होगी, एटीपी की यूज होती है ताकि सुक्रोज को फ्लोइंग के थ्रू अप डायरेक्शन में, मतलब कि अप एंड डाउनवर्ड्स बाय डायरेक्शन फ्लो करवा सके, इसलिए एटीपी की कंटिन्यूस जरूरत होती है। तो यहीं पर हमारा ये सेशन खत्म होता है। आई होप आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको ये सेशन काफी अच्छा लगा तो आगे के लिए शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपके जो भी क्लास 10th के फ्रेंड्स हैं उनसे ये वीडियो जरूर शेयर करें। एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।